हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं गोलीय पृष्ठों द्वारा प्रकाश का परावर्तन और आज हम समझेंगे चिन्ह परिपाटी का नियम क्या होता है, गोलीय दर्पण के फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है और बहुत सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा चिन्ह परिपाटी का नियम, साइन कन्वेंशन रूल। ठीक है, तो इस बात को समझने के लिए आपको क्लास 9th की जो मैथमेटिक्स है उसकी कुछ चीज़ों को ध्यान देना होगा। आपने पढ़ा होगा कौन सा नियम, कार्तीय तल आपने पढ़ा है। कार्तीय तल के अंतर्गत ऐसे आपने पढ़ा होगा कि ये x अक्ष होता है, ये y अक्ष होता है और ये वाला जो बिंदु होता है उसे कहा जाता है मूल बिंदु। ठीक है, इसे हम कहते हैं मूल बिंदु। अब आप जानते हैं कि x अक्ष में ये LHS हो गया आपका और ये RHS। LHS का मतलब होता है, ये RHS का मतलब दायां और ये हो गया बायां। तो जब आप x अक्ष पर दाईं ओर चलना प्रारंभ करते हैं तो इधर के जितने मान होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। जब आप x अक्ष पर बाईं ओर चलना प्रारंभ करते हैं तो इधर के जितने भी मान होते हैं सभी के सभी क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। उसी तरह x अक्ष पर जब आप ऊपर की ओर चलना प्रारंभ करते हैं तो सभी के सभी मान क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, धनात्मक होते हैं। और जब आप y अक्ष पर नीचे की ओर जाते हैं तो सभी के सभी मान क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। अगर आपने कक्षा 9 में ये कार्तीय तल पढ़ा है तो इसी के बेस पर आप समझ सकते हैं चिन्ह परिपाटी के नियम को। जैसे कार्तीय तल में ये एक मिडिल पॉइंट होता है, बीच वाला बिंदु जो 0 0 होता है जिसे हम मूल बिंदु कहते हैं, उसी तरह उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो उसके लिए मूल बिंदु का काम करेगा उसका ध्रुव। ठीक है, बात समझ में आई। उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो उसके ध्रुव को आप किस नज़र से देखेंगे, आप समझेंगे कि जो ध्रुव है वो मूल बिंदु की तरह है। बात समझ में आ गई। और चिन्ह परिपाटी का नियम कुछ शर्तें आपको बताता है, कुछ कंडीशंस आपको बताता है कि आप जब भी कोई आपके पास दर्पण हो, ये कौन सा दर्पण है, ये आपका है अवतल दर्पण। ठीक है, और नीचे वाला कौन सा है, ये है आपका उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो उसमें आपको वस्तु हमेशा दर्पण के बाईं तरफ रखनी है। किस डायरेक्शन में, दर्पण के बाएं तरफ। आप जानते हैं, अभी बताया गया आपको कि इसका जो ध्रुव होगा वो किसकी तरह काम करेगा, मूल बिंदु की तरह। अब जब भी आप वस्तु रखेंगे तो किस ओर, बाईं ओर। सही बात है, रखना भी चाहिए, क्योंकि अगर आपको किसी वस्तु का प्रतिबिंब चाहिए तो आप तो हमेशा दर्पण के आगे ही रखेंगे। पीछे रख देंगे तो कहाँ से प्रतिबिंब बनेगा, कभी नहीं बनेगा। तो उसमें हमेशा याद रखें, कोई भी दर्पण हो, उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, कोई आपसे पूछे कि वस्तु को किधर रखा जाता है, दर्पण के बाईं ओर कि दर्पण के दाईं ओर, तो वस्तु को हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। दूसरी चीज़ कि जब भी दर्पण पर प्रकाश किरणें आपतित होंगी, जब भी दर्पण पर प्रकाश किरणें आपतित होंगी तो वो सदैव बाईं ओर से आएंगी। कौन से डायरेक्शन से, बाईं ओर से, अर्थात जिधर वस्तु हो। ठीक है, बात समझ में आ गई। दो चीज़ें ये हमेशा याद रखिए कि वस्तु को हमेशा दर्पण के सामने रखा जाता है, अर्थात दर्पण की बाईं ओर रखा जाता है, और वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें या दर्पण पर आने वाली आपतित किरणें हमेशा दर्पण के बाईं ओर से ही आएंगी। किरण कोई दर्पण रख रहे हैं तो रोशनी तो चारों ओर से आ रही है, मगर हम कौन सी किरण को लेंगे, जो केवल और केवल बाईं ओर से आएगी। तो ये दो चीज़ें याद हो गई आपको। अब चिन्ह परिपाटी का नियम आपको बताता क्या है। अब ये जो आज का सेशन है ये आपके सेकेंड चैप्टर का लास्ट वीडियो है। इसके बाद एक आध दो वीडियो और आएगा जिसमें आपको न्यूमेरिकल्स लगाने हैं, अर्थात इस चैप्टर्स के जितने भी प्रश्न आते हैं उन सभी प्रश्नों को हम अटेम्प्ट करेंगे, उसे हम लोग लगाने का और हल करने का प्रयास करेंगे। तो आज इन सारी चीज़ों को अगर आपने समझ लिया अच्छे ढंग से, तभी इसके न्यूमेरिकल्स यानी इसके जो प्रश्न हैं वो अच्छे ढंग से बन पाएंगे, क्योंकि आपको पता करना पड़ेगा कि कौन सी दूरी धनात्मक लेनी है, कौन सी दूरी ऋणात्मक लेनी है। ठीक, तो अब इसमें पहला प्रश्न पूछेगा वक्रता त्रिज्या। उत्तल दर्पण हो गया, अवतल दर्पण हो गया।
पूछेगा कि इसकी किसकी वक्रता त्रिज्या धनात्मक होगी, किसकी वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होगी। तो अब आप देखिए, आप खुद बता देंगे कि किसकी वक्रता त्रिज्या धनात्मक होगी, किसकी वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होगी। मगर ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने इससे पहले वाला वीडियो देखा है या नहीं देखा है, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया है वक्रता केंद्र क्या होता है, मुख्य फोकस क्या होता है, ध्रुव क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है, दर्पण का द्वारक क्या होता है। इन सारी चीज़ों के बारे में हमने चर्चा की है। अगर इस सारी चीज़ों को आप नहीं जानते हैं तो हम आपको रिकमेंड करना चाहेंगे कि आप पहले उस वीडियो को कंप्लीट करें, फिर उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बातें और बेहतर ढंग से समझ में आएंगी। तो जितने लोग जानते हैं कि वक्रता त्रिज्या होती क्या है, तो P और C के बीच की जो दूरी होती है, P और C के बीच की जो दूरी होती है उसे हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या, और इसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल r से। तो यहाँ से P और C के बीच की दूरी ये हो गई, यहाँ पर P और C के बीच की दूरी ये हो गई स्मॉल r। अब आपसे पूछेगा कि बताइए धनात्मक होती है या ऋणात्मक होती है। तो अब देखिए, ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में बताया गया था कि ध्रुव किसकी तरह काम करेगा, ध्रुव काम करेगा मूल बिंदु की तरफ। अब आप बताइए, मूल बिंदु के अगर बाईं ओर कोई वस्तु रहेगी x अक्ष पर तो उसका मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है। और इसकी जो वक्रता त्रिज्या पड़ रही है वो भी कौन सी तरफ है, बाईं तरफ है। इसलिए अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, ऋणात्मक होती है। उसी तरह ये देखिए उत्तल दर्पण है। अब P और C, अब इसके बीच की दूरी ये हो गई। अब अगर देखा जाए तो ये x अक्ष पर किस ओर है, दाईं ओर पड़ रहा है, क्योंकि ये तो मूल बिंदु का काम कर रहा है। और दाईं ओर की दूरी जो होती है वो हमेशा धनात्मक होती है x अक्ष पर। इसीलिए अवतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो धनात्मक होती है। तो जब आपको प्रश्न दिया जाएगा, न्यूमेरिकल बोला जाएगा कि एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखा जाता है, तो वो धनात्मक या ऋणात्मक नहीं बोलेगा, केवल त्रिज्या देगा। न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय अब r का मान पॉजिटिव रखना है या नेगेटिव रखना है, ये कौन बताएगा आपको, चिन्ह परिपाटी का नियम बताएगा। तो इसीलिए चिन्ह परिपाटी का नियम अनिवार्य है समझना। अब उसके बाद फोकस दूरी पूछता है। तो फोकस दूरी क्या होता है, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी। तो ये हो गया ध्रुव और ये हो गया मुख्य फोकस। इसके बीच की ये जो दूरी है इसको कहते हैं फोकस दूरी। इसको स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर देखिए P और F के बीच की दूरी ये होगी स्मॉल f। अब बताइए, इसका जो f है वो मूल बिंदु के किस ओर है, दाईं ओर है। और मूल बिंदु के दाईं ओर जब कोई वस्तु जाती है तो उसकी जो दूरी होती है वो क्या होती है, धनात्मक होती है। इसलिए उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी उसका मान क्या होगा, धनात्मक होगा। जबकि अवतल दर्पण में ये जो फोकस दूरी है वो ध्रुव के बाईं ओर है, तो बाईं ओर की दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो आप केवल ध्रुव के आधार पर और कक्षा 9th में जो आपने पढ़ा है ये निर्देशांक ज्यामिति में कार्तीय तल के बारे में, उसके आधार पर आप बता सकते हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये लॉजिक, ये टॉपिक और ये टॉपिक समझ में आ गया तो बाकी सारी चीज़ें तो आप खुद से निकाल सकते हैं। अब पूछता है वस्तु की दूरी। अब दर्पण से वस्तु को कुछ ना कुछ दूरी पर रखा जाएगा, हो सकता है पास में रखा जाए, दूर पर रखा जाए। तो अब वस्तु की दूरी न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय धनात्मक लेते हैं या ऋणात्मक। अभी आपको बताया गया कि चिन्ह परिपाटी का नियम कहता है कि वस्तु को हमेशा दर्पण के किस ओर रखा जाएगा, दर्पण के बाईं ओर। और बाईं ओर की दूरी हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो वस्तु की दूरी हमेशा न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय हम क्या मानेंगे, ऋणात्मक मानेंगे। और वस्तु की दूरी को किस से प्रदर्शित किया जाता है, स्मॉल u से। तो स्मॉल u का मान वस्तु हमेशा दर्पण के किस ओर रहेगी, बाईं ओर। चाहे वो उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, तो दोनों के लिए स्मॉल u का मान क्या होता है, निगेटिव होता है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब दिया है वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी। अब वस्तु रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब जरूर बनेगा। अब प्रतिबिंब दो प्रकार के बनते हैं, वास्तविक बनता है और आभासी बनता है। हमने आपको पूरी की पूरी कंडीशन पढ़ा दी है कि अवतल दर्पण की सहायता से 6 प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं, जिसमें से 5 वास्तविक होता है, 1 काल्पनिक होता है।
उत्तल दर्पण द्वारा दो प्रतिबिंब बनते हैं, दोनों के दोनों आभासी होते हैं। इन सारी चीज़ों को भी हमने पहले ही कवर कर लिया है। अगर इन चीज़ों को भी आपने नहीं देखा है तो पहले जा कर के वो वीडियो कंप्लीट कर लीजिए। बीच से फिजिक्स अगर पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स का मतलब है कि आपको हर एक बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए। अगर आप बीच में फ़िज़िक्स की क्लास में एंट्री करते हैं तो आपको चीज़ें जो नया टॉपिक होगा वो तो रिसेंट में समझ में आ जाएगा, मगर ऐसे टॉपिक जो पीछे से रिलेट करते हो, पीछे किसी अन्य चीज़ से जुड़े हुए हो, अगर वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो यहाँ पर आपको समस्या हो सकती है। ठीक है, अब देखिए बात को समझते हैं कि वास्तविक, तो आपको ये कहना चाहेंगे कि ये वाली बात पर आते हैं कि अगर आप देख रहे हैं क्लास फिजिक्स की तो एकदम सीक्वेंस वाइज देखते जाइए। इसके पहले वाला वीडियो, उससे पहले वाला वीडियो, अगर आप अल्टरनेट रूप से देखते आएंगे तो आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। पीछे की क्लास आपने पढ़ी है, इस क्लास को आप बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। नहीं तो समझ में तो आएगा मगर बीच बीच में आप कंफ्यूज भी होते रहेंगे कि ये चीज़ें कहाँ से आ गई। अब देखिए वास्तविक प्रतिबिंब, तो वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहा जाता है, और एक चीज़ आपको बताया गया कि वास्तविक प्रतिबिंब जब भी बनता है वो दर्पण के सामने बनता है। तो अब दर्पण के सामने का मतलब कि दर्पण के आगे बनेगा। दर्पण के आगे का मतलब कौन सी ओर? बाईं ओर। ठीक है, दर्पण के किस ओर बनेगा? बाईं ओर। तो दर्पण के बाईं ओर की दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। इसलिए वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी? ऋणात्मक। किस दर्पण के लिए? अवतल दर्पण के लिए। मगर यहाँ पर उत्तल दर्पण के लिए कुछ भी नहीं दिया गया है। क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण में कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब बनता ही नहीं है। ठीक, अब आगे देखिए, कहा गया है आभासी प्रतिबिंब। अब आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। हमेशा कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे। तो दर्पण के पीछे का मतलब इस साइड, इसमें भी दर्पण के पीछे का मतलब इस साइड। कौन सी ओर? बाईं ओर। ध्रुव के बाईं ओर। तो बाईं ओर की दूरी हमेशा क्या होती है? धनात्मक होती है। इसीलिए जो आभासी प्रतिबिंब की दूरी होती है भी का मान, वो हमेशा क्या लिया जाएगा? धनात्मक लिया जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है हमेशा दर्पण के आगे बनता है। तो दर्पण के आगे बन रहा है यानी सामने। सामने का मतलब कौन सी ओर? बाईं ओर। तो इसलिए उसका मान हमेशा क्या होगा? ऋणात्मक। मगर कौन से दर्पण के लिए? अवतल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण के लिए नहीं, क्योंकि उत्तल दर्पण में कभी भी सामने प्रतिबिंब नहीं बनता है। केवल उसमें दो ही स्थितियां होती हैं और दोनों स्थितियों में पीछे प्रतिबिंब बनता है। और आभासी प्रतिबिंब कहा गया तो आभासी प्रतिबिंब हमेशा पीछे बनता है और दर्पण के पीछे की दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। तो ये चीज़ भी क्लियर हो गई। अब पूछता है कि प्रतिबिंब की जो लंबाई है, याद रखिए कि प्रतिबिंब की जो दूरी होती है इसे भी से प्रदर्शित किया जाता है, स्मॉल भी से। चाहे वो आभासी हो चाहे वास्तविक हो, सिंबल भी रहेगा। उसी तरह प्रतिबिंब की जो लंबाई होती है उसे एच डैश से प्रदर्शित किया जाता है, एच डैश। ठीक है, अब वो वास्तविक हो चाहे काल्पनिक हो वो बात अलग की है। मगर अब पूछता है कि वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई बताइए क्या होती है? प्रतिबिंब की लंबाई धनात्मक होगी या ऋणात्मक होगी? तो वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में दो चीज़ें हमेशा याद रखें कि वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है हमेशा दर्पण के आगे बनता है, अर्थात दर्पण के सामने बनता है, और हमेशा उल्टा बनता है। ठीक है, अब दर्पण के सामने बनेगा और बन रहा है कैसा? उल्टा ही बनेगा। तो अब आपको प्रतिबिंब की लंबाई पूछ रहा है, प्रतिबिंब की दूरी नहीं। प्रतिबिंब की अगर दूरी पूछता तो आप इस तरह नापते, मगर इसकी लंबाई पूछ रहा है तो आप इस तरह नापेंगे ना। और जब आप इस तरह नाप रहे हैं तो कौन सा अक्ष के अनुदिश नाप रहे हैं? अब नापेंगे आप वाई अक्ष के अलोंग, यानी इस दूरी को इसके सापेक्ष नाप रहे हैं ना। और वाई अक्ष में जब नीचे की ओर किसी लंबाई को मापा जाता है तो उसका मान हमेशा क्या होता है? ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि अवतल दर्पण में ही केवल और केवल वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो इसीलिए जो इसके प्रतिबिंब की लंबाई होगी वो क्या होगी? ऋणात्मक होगी, क्योंकि नीचे की ओर बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा आगे और उल्टा बनता है। आगे बन रहा है तब भी ऋणात्मक, नीचे की ओर बन रहा है तब भी ऋणात्मक। उसके बाद इसके लिए
कोई मान नहीं है, कोई उत्तर नहीं है। क्यों? क्योंकि जब प्रतिबिंब ही नहीं बनता तो उसकी लंबाई क्या बताएं हम, धनात्मक या ऋणात्मक। मगर आभासी प्रतिबिंब की लंबाई, अब आभासी प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है और हमेशा सीधा बनता है। तो पीछे बन रहा है और कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। सीधा बनने का मतलब ऊपर की ओर। अब y अक्ष के अनुदिश हम इसकी लंबाई जब ऊपर की ओर मापेंगे तो y में ऊपर का मान क्या होता है, धनात्मक होता है। यानी दोनों के लिए मान क्या होगा, धनात्मक होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको चिन्ह परिपाटी का नियम समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से इसी वीडियो को दोबारा से रिपीट कीजिए, सुनिए, क्योंकि चीज़ें सुनने से और बार बार देखने से क्लियर हो जाती हैं। अब आगे देखिए, बढ़ते हैं। अब आपको देखना है गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस और वक्रता त्रिज्या में संबंध। ठीक है, कि आपको समझना है कि F और R में क्या अंतर होता है, F और R में क्या संबंध होता है। तो चाहे उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, चाहे उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, उसकी फोकस दूरी उसके वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। उसकी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। कोई आपसे कहे कि एक अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी -14 सेंटीमीटर है, आप उसकी वक्रता त्रिज्या बताइए। तो F का मान कितना दिया है, 14 दिया है। R का मान ज्ञात करना है तो R बराबर कितना हो जाएगा, 28। ठीक है, बात समझ में आ गई कि जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। या तो आप कह सकते हैं कि R बराबर 2F, कि दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है फोकस दूरी के दोगुने के बराबर होती है। बात समझ में आ गई। इतना याद रखिए कि R बराबर 2F या F बराबर R/2। ठीक, उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दर्पण सूत्र, क्योंकि इसी के आधार पर आपके सारे के सारे प्रश्न हल होंगे। कि दर्पण सूत्र क्या होता है, ये दोनों दर्पण के लिए अप्लाई होगा, चाहे उत्तल दर्पण हो तब भी, अवतल दर्पण हो तब भी। क्या 1/f = 1/v + 1/u। F क्या है, फोकस दूरी है। v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को v से प्रदर्शित करते हैं और दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी को u से प्रदर्शित करते हैं। तो देख रहे हैं ना आप फार्मूला, इसमें F भी है, V भी है और U भी है। अगर उत्तल दर्पण आ जाएगा तो उसके आधार पर आपको देखना पड़ेगा कि उसमें V धनात्मक होगा या ऋणात्मक, U धनात्मक होगा या ऋणात्मक, F धनात्मक होगा या ऋणात्मक। तो समझ रहे हैं ना कि इस फॉर्मूले का अगर यूज़ करना है तो चिन्ह परिपाटी एकदम क्लियर होना चाहिए। बात समझ में आ गई। तो दो चीज़ें आपने देख लिया, पहला F बराबर R/2, दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f = 1/v + 1/u। आगे देखिए, लीनियर मैग्निफिकेशन, रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं। देता है दर्पण की आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। तो दर्पण की आवर्धन क्षमता कहते किसे हैं, पहले उस बात को समझिए। तो देखिए लिखा गया रेखीय आवर्धन बराबर वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, और वस्तु की लंबाई। ठीक, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई। अगर हम वस्तु रखते हैं सामने तो उसका कुछ ना कुछ तो प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो इस प्रतिबिंब की लंबाई नाप लिया हमने और इस वस्तु की लंबाई को माप लिया हमने और दोनों का अनुपात निकाल दिया, तो उसी को कहते हैं रेखीय आवर्धन। अब इसको परिभाषा के रूप में कैसे बोलेंगे, जो लिखा है वही बोलना है। अब बताइए, इस लंबाई को हम किसके सापेक्ष नापते हैं, y अक्ष के अनुदिश नापते हैं। ठीक है, या तो ऐसे बोलिए, किसी दर्पण के लिए वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा उस वस्तु की लंबाई का अनुपात उस दर्पण का रेखीय आवर्धन कहलाता है। किसी दर्पण के लिए वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, या कह सकते हैं प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई का अनुपात उस दर्पण का रेखीय आवर्धन कहलाता है या उस दर्पण की आवर्धन
क्षमता कहलाता है। यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई दी है तो आप क्या बता सकते हैं, आवर्धन क्षमता बता सकते हैं। बट एक और तरीका होता है आवर्धन क्षमता ज्ञात करने के लिए, उसका फार्मूला होता है -v/u। -v/u से भी आप उसका रेखीय आवर्धन बता सकते हैं। v क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी। कहाँ से दूरी को मापते हैं, याद रखिए किसी की भी दूरी हमेशा ध्रुव से मापी जाती है, चाहे वस्तु की दूरी हो, प्रतिबिंब की दूरी हो, वस्तु की लंबाई हो, प्रतिबिंब की लंबाई हो, हमेशा ध्रुव के सापेक्ष ही नापेंगे। ठीक, बात समझ में आ गई। अब देखिए क्या कहेंगे कि प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी का अनुपात क्या कहलाता है, रेखीय आवर्धन कहलाता है। तो रेखीय आवर्धन की परिभाषा तो क्लियर हो गई। अब आपके एग्जाम में रेखीय आवर्धन से प्रश्न क्या पूछता है, या तो न्यूमेरिकल देगा तो आपको इस सूत्र का प्रयोग करके लगाना होगा, या तो MCQ में ये वाला प्रश्न पूछता है कि बताइए कि यदि किसी दर्पण के रेखीय आवर्धन का मान 1 है, किसी दर्पण के रेखीय आवर्धन का मान 1 है तो वस्तु की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के बराबर होगी, या वस्तु की लंबाई से छोटी होगी, या वस्तु की लंबाई से बड़ी होगी। तो देखिए m आता कैसे है, m आता है h'/h से। तो अब m का मान 1 लाना है तो 1 कब आता है, जब उसी संख्या में उसी संख्या का भाग करें, यानी दोनों का मान आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ऊपर क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई, नीचे क्या है, वस्तु की लंबाई। अगर दोनों एक जैसी हो जाए तो वस्तु का मान कितना आ जाएगा, आवर्धन का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यानी यदि आवर्धन क्षमता का मान 1 है, इसका मतलब प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर बन रहा है। यदि कह रहा है कि आवर्धन क्षमता का मान, ये m का मान, ये 1 से क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है, इसका मान जो है वो 1 से बड़ा है, यानी 1.5 मान लेते हैं, कुछ भी मान लिया हमने कि इसका मान अब 1 से क्या है, बड़ा है। तो किसी भी संख्या का मान 1 से बड़ा कब आता है, देखिए आप मैथ्स पढ़ते होंगे तो आप थोड़ा बहुत लॉजिक लगा सकते हैं कि अगर हमने ऊपर लिख दिया 4 और नीचे लिख दिया 4 तो इस समय तो मान 1 आएगा। यदि हमको मान लाना है 1 से बड़ा, ठीक है, मान क्या लाना है, 1 से बड़ा, अगर नीचे की संख्या बड़ी हो जाएगी तब तो भाग दशमलव में जाने लगेगा, यानी दशमलव में अगर कोई चीज़ जा रहा है इसका मतलब वो 1 से भी क्या हो जाएगा, छोटा। मगर नीचे की संख्या को बढ़ाने की जगह यदि घटा दिया जाए तो इसका मान हमेशा 1 से क्या आएगा, बड़ा आएगा, क्योंकि ऊपर वाली संख्या तो इससे बड़ी है। तो 3 × 1 = 3, यानी 1 गुने से तो बड़ी ही होगी कुछ ना कुछ। यानी ऊपर का मान यदि बड़ा है और नीचे का मान छोटा है तो रेखीय आवर्धन का मान 1 से क्या आएगा, बड़ा आएगा। और ऊपर का मान बड़ा होने का मतलब प्रतिबिंब है और नीचे क्या है, वस्तु है। तो वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार से क्या होगा, छोटा होगा, तब जा कर के आवर्धन क्षमता का मान 1 से बड़ा आएगा। अब कह रहा है कि आवर्धन क्षमता का मान 1 से छोटा है, तो छोटा मान कब आता है, जब हम किसी संख्या में उससे बड़ी संख्या से भाग कर दें। यदि 4 में 4 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, छोटी संख्या से भाग करेंगे तो 1 से बड़ा उत्तर आएगा। अगर इससे बड़ी संख्या से भाग करें तो इसका मान हमेशा 1 से छोटा आएगा, क्योंकि दशमलव में जाएगा। दशमलव का मतलब 0 कुछ, यानी 1 से छोटा, यानी 0 से थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, बात समझ में आई। तो इस समय अगर ऐसी स्थिति होगी तो आवर्धन क्षमता का मान 1 से क्या होगा, छोटा होगा। इसके आगे m लिखा है, ऐसे ना, ऐसे समझिए कि m का जो मान है 1 से छोटा है। 1 से छोटा कब मिलेगा, जब ऊपर का मान छोटा हो, नीचे का मान बड़ा हो। यानी कह सकते हैं कि यदि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से क्या है, छोटा है, तो उस समय रेखीय आवर्धन का मान 1 से छोटा प्राप्त होता है। तो आई होप कि आज जितने भी टॉपिक पढ़ाए गए वो सभी आपको अच्छे ढंग से समझ में आए हो। जो चीज़ें न आपको समझ में आ रही हो उसे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। और इस वीडियो को जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन लोगों का भी जो क्लास 10th का सिलेबस है वो समय से पूरा हो सके।
और वीडियो में यदि कहीं डाउट रह गया हो तो उसे कमेंट करके ज़रूर पूछ ले। आप सभी इन पूरे टॉपिक को पूरी अच्छे ढंग से बैठकर लिख करके नोट करके अच्छे ढंग से याद कर जाइए। तो आज के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।